हेलो दोस्तों, तो आप सबको फिर से एक बार अपना गुरुदेव क्लासेज में स्वागत है। आज चलते हैं लूसेंट के नेक्स्ट पार्ट पे, देखते हैं। यहाँ जो है कह रहा है कि महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवों को भेजा। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवों को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कुशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकुशला से, वैशाली की चेटर की पुत्री चेलना से तथा मध्य देश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। इसका उपनाम कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु को कुणिक के नाम से जाना जाता है, ध्यान देना है। कह रहा है कि अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। इस वंश को देख जो है हर एक वंश को पितृहंता वंश कहा गया। एक दूसरे का जो है पुत्र मार देता था। अजातशत्रु का पुत्र उसके जो है लड़का उदयन मार दिया, जो पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। उदयन ने पाटली ग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म की अनुयायी था। ये जो था उदयन जो था जैन धर्म की अनुयायी था। हर एक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, और हर एक वंश का अंतिम जो शासक था ये नागदशक हुआ, उदयन का पुत्र। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित कर दी। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी पाटलिपुत्र में ले गया। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन था। अब देखिए यहाँ से नंद वंश शुरू हो जाता है। नंद वंश का संस्थापक जो था महापद्म नंद था, एवं अंतिम शासक घानानंद था। ये महापद्म नंद जो था ये संस्थापक था नंद वंश का। अंतिम जो था घानानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। सिकंदर के बारे में पढ़ लेते हैं। कह रहे कि सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। उसका पिता फिलिप था। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकटर थे। कौन थे? तो सेल्यूकस निकटर थे। कह रहे सिकंदर को पंजाब के शासक पुरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिस के युद्ध का झेलम बितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उससे पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 23 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नया नाम निराकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो था उसका नाम था बाउकेफला था। इसी के नाम पर उसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया है। मौर्य साम्राज्य देखते हैं। कह रहे कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टी ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकूटस कहा। क्या कहा? सेंड्रोकूटस, जिसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य से की है। विशाख दत्तकृत मुद्राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल आशय निम्न कुल में उत्पन्न शब्द का प्रयोग किया गया। घानानंद को हराने में चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री बना। इसके द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिता दिया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी और युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार 4 प्रांत काबुल, कंधार और हेरात एवं मकराना चंद्रगुप्त को दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैनी यानी कि गुरुभद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। चंद्रगुप्त के दरबार में रहता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। मेगास्थनीज के अनुसार सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का झुंड रहता है।
जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार है। 2 और 3 मंजिल वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर का नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरों से घिरा है। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियान्स ने किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। कह रहा है कि चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हुई। बिंदुसार के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के लड़का बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। इसे अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का विनाशक। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी थे। ये किसके जो है अनुयायी थे? तो आजीवक संप्रदाय का, लेकिन चंद्रगुप्त थे जैन संप्रदाय का। नोट यहाँ देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखलीपुत्र घोषाल ने की थी। किसने किया था? तो मखलीपुत्र जो है घोषाल ने की थी। कह रहा है कि वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या वारिसार कहा गया है। स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला, सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में हुए 2 विद्रोहों का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने पहले सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा। एथनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्यों वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका प्रधान जो है खलाटक था। कौन था? खलाटक था। ये भाई खलाटक। ये हमारे अशोक के देखते हैं, बिंदुसार का लड़का अशोक। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। कौन था? माता का नाम सुभद्रांगी। दिव्य वदान के अनुसार राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था। मास्की, गुर्जरा, नेत्यूर एवं उडगोलम के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। फिर से मास्की, गुर्जरा, नेत्यूर एवं उडगोलम के लेखकों में अशोक का नाम जो है अशोक मिलता है। आगे देखते हैं कि कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कनगनहली से प्राप्त उभार द्वार मूर्ति शिल्प, रिलीफ स्कल्पचर, शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूपचित्र के साथ राणियों अशोक, राजा अशोक उल्लेखित है। भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। किसमें? तो भाब्रू में स्वयं को मगध का राजा बताया। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने अपने अभिषेक के 8 वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग का राजधानी तुसली पर अधिकार कर लिया। उल्लेख 13वें शिलालेख में। पिलनी का कथन है कि मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टोलमी द्वितीय ने पाटलिपुत्र में डियानेसियस नाम का एक राजदूत भेजा था। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। नोट: अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निगृत के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बुद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका बुद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं उनके वर्णित विषय। तो देखते हैं कि पहला शिलालेख जो है इसमें जो है पशु बलि की निंदा की गई है। दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरा शिलालेख में इसमें राजकीय अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। इसमें कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। कह रहा है कि चौथे शिलालेख में कहा गया है कि इसमें भेरी घूस की जगह धम घूस की घोषणा की गई है। 5वें में कहा गया है कि इसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। छठा शिलालेख में कहा गया कि इसमें आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है। और 7वां और 8वां शिलालेख में कहा गया है कि इनमें अशोक की तिथि यात्राओं का उल्लेख है। 9वां में कहा गया है शिलालेख में कि इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वां शिलालेख में कहा गया है कि इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें।
11वां शिलालेख में कहा गया कि इसमें धम्म की व्याख्या की गई है, इसमें धम्म की व्याख्या जो है की गई है। कह रहा है कि 12वां कहा गया है शिलालेख जो है, 12 जो शिलालेख है इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के समान की बात कही गई है। 13वां शिलालेख जो है इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक की हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसमें 5 एवं राजाओं के नामों का उल्लेख है जहां उसने धर्म प्रचारक भेजे। 14वां जो है शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोधगया की, 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। अशोक ने आजीवकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीवकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीवकों के का उल्लेख किया गया है तथा महामात्रों का आजीवकों के हित के ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध परंपरा और उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख शहबाजगढ़ी एवं मंसेरा पाकिस्तान से और शेष भारत से ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। कह रहा है कि नोट जो देखिए, खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। खरोष्टी कह देगा तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, शिलालेख, स्तंभलेख तथा गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में पैंथलर ने यानी पादरेटी पैंथलर ने की थी। पैंथलर ने किया था। इनकी संख्या 14 है। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 में जेम्स प्रिंसप की थी। और कह रहा है कि मौर्य प्रांत और राजधानी, उत्तरापद के जो है राजधानी थी तक्षशिला, अवंती राष्ट्र की थी उज्जैनी और कलिंग का था तुसली, दक्षिणापद का था सुवर्णगिरी और प्रासी का था पाटलिपुत्रा। कह रहा है कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। शिलालेखों की संख्या 14 थी, स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई, केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखी गई है। यह कुछ अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुआ है। प्रयाग स्तंभ लेख है। यह पहले कौशाम्बी में स्थित था। इस स्तंभ लेख को अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित किया। कौशाम्बी के राजधानी वत्स की कौशाम्बी था ना, वत्स की कौशाम्बी था। कह रहा है कि दिल्ली टोपरा अभिलेख जो है, तो यह स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया था। अच्छा, यहाँ देखिए एक अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ, मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था और पुरोहित को धर्म एवं दान विभाग का प्रधान कहा जाता था। सेनापति को सैन्य विभाग का प्रधान कहा जाता था। युवराज को राजपुत्र कहा जाता था और द्वारी को राजकीय द्वार रक्षक कहा जाता था। अंतर्वेदिक को अंतःपुर का अध्यक्ष कहा जाता था। समाहर्ता को जो है आय का संग्रहकर्ता कहा जाता था और अस्निधाता को राजकीय कोषाध्यक्ष कहा जाता था। प्रशासता को कारागार का अध्यक्ष कहा जाता था। प्रादेशिक को कमिश्नर कहा जाता था। पौर को नगर का कोतवाल कहा जाता था। व्यवहारिक प्रमुख जो है न्यायाधीश को, और नायक जो कहा जाता था नगर रक्षक का अध्यक्ष को। कर्मांतिक जो है ये उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष को। मंत्रिपरिषद को अध्यक्ष कहा जाता था। दिल्ली मेरठ जो है अभिलेख, पहले मेरठ में स्थित यह स्तंभ लेख फिरोज शाह द्वारा जो है दिल्ली लाया गया था। रामपुरवा स्तंभ लेख, यह स्तंभ रामपुर, ठीक है विवेक, यह स्तंभ लेख चंपारण बिहार में स्थापित है। इसकी खोज 1872 में कार्लायल ने की थी। किसने? कार्लायल ने की थी। कह रहा है कि लौरिया अरेराज स्तंभ लेख, यह चंपारण बिहार में है। लौरिया जो है नंदनगढ़, यह चंपारण बिहार में। इस स्तंभ पर मोर का चित्र बना है। और देखते हैं कि दंडपाल को सेना का सामान एकत्र करने वाला, और दुर्गपाल को दुर्ग रक्षक, अंतपाल को सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। कौशाम्बी जो है वत्स, ये इलाहाबाद का आज का है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी को किसको? रानी का अभिलेख, ठीक है। कह रहा है कि अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रोमनदेही अभिलेख है। इसमें लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटाकर 1/8 भाग कर दिया और लुम्बिनी ग्राम के धार्मिक कर बलि माफ कर दिया। नोट देखते हैं कि महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त सोहगौरा का ताम्रपत्र अभिलेख में मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के
समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण प्राप्त होता है। कह रहा है कि प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सार एक कुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अर्मेइक भाषाओं में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 और 20 हुआ करती थी। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में शीर्ष अस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में 4 जासूस को कहा गया है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों की चक्र कहा जाता था। प्रांतों को प्रशासक कुमार का आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। देखते हैं कि प्रांतों का विभाजन विषयक में किया गया था, जो विषयपति के अधीन होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामी कहलाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और इधर देखते हैं प्रशासनिक समिति एवं उसके कार्य। समिति और कार्य, प्रथम जो था समिति जो थी उसमें कहा गया है कि उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण करना। द्वितीय समिति में कहा गया है कि विदेशियों का देखरेख करना। तृतीय समिति में कहा गया है कि जन्म मरण का विवरण रखना। और चतुर्थ समिति में कहा गया है कि व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल करना। और पंचम समिति में कहा गया है कि निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करना। और षष्ठ समिति में कहा गया है कि बिक्री कर वसूल करना। मेगास्थनीज के अनुसार नगर पंचम का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 पृष्ठ समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एक गृहनुमाई मार्ग निर्माण अधिकारी था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वरोही सैनिक और 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। 8,000 रथ थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने अपनी 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया। यह बात सही है भी हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। जस्टिन चंद्रगुप्त की सेना को लुटेरों की सेना कहा है। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। 9,000 हाथी थे। पर मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रख रखाव 5 सदस्यीय 6 समितियां करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्य सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था। इधर देख लेते हैं कि सैन्य समिति उनके कार्य समिति और कार्य देख लेते हैं। प्रथम समिति कह देगा तो जल सेना का व्यवस्था। द्वितीय समिति कह देगा यातायात एवं रसद की व्यवस्था। तृतीय कह देगा पैदल सैनिकों को देख रेख। और चतुर्थ कह देगा तो अश्वरोहियों की सेना की देख रेख। और पांचवें कह देगा तो गज सेना की देख रेख। और षष्ठ कह देगा तो रथ सेना की देख रेख। अच्छा, यहाँ संस्था कहा जाता था। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजू कहा जाता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को आदेव मातृ कहा जाता था। कह रहा है कि मौर्य काल में द्रोण अनाज के माप के लिए प्रयोग होता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया। दार्शनिक, किसान, अहीर और कारगिर और सैनिक और निरीक्षक एवं सभासद। कह रहा है कि स्वतंत्र वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से सहायता प्राप्त की थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराणों के अनुसार मौर्य जो था वंश में 10 राजा, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली गई। अशोकाराम बिहार पाटलिपुत्र में था। अशोकाराम जो था बिहार के पाटलिपुत्र में था।
यहाँ देखते हैं कि 16 जो है ब्राह्मण साम्राज्य थे। ये शुंग 16वां पार्ट पे चलते हैं, यानी कि 16 चैप्टर हमारा है ब्राह्मण साम्राज्य, यानी कि शुंग एवं कौरव जो है राजवंश, यानी कि पुष्यमित्र जो है शुंग, जिसने मगध पर शुंग वंश की नींव डाली, ब्राह्मण जाति का था। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। कहाँ? शुंग कहेगा तो विदिशा में। इंडो यूनानी शासक मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किया। इनके लिए पतंजलि ने अश्वमेध जो है यज्ञ कराए। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कौरव वंश की स्थापना की। कौरव वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सातवाहन राजवंश। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन आंध्र वंश शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान गोदावरी नदी के किनारे में स्थित स्थापित की। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी गौतमी पुत्र सातकर्णी, विशिष्ट पुत्र और प्लूमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा एक जो है राजसूय योग किया। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ़ थे। हाल ने गथा सती तथा गुणाढ़ ने बृहत कथा नामक पुस्तक की रचना की। सातवाहन ने चांदी, तांबा, शीशा, सर्वाधिक प्रोटीन एवं और कांसे की मुद्राओं का प्रचलन किया। सातवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा का आरंभ सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमि दान का सर्वप्राचीन पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सातवाहनों के नाना घाट अभिलेखों में मिलता है, जिसमें अश्वमेध यज्ञ में एक गांव देने का उल्लेख है। सातवाहनों की राजकीय भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। लिपि जो है ब्राह्मी थी। सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी, जैसे गौतमी पुत्र और वशिष्ठी पुत्र आदि। लेकिन सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। सातवाहन शासकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन काम गौलिमिक को सौंपा और गौलिमिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते थे। सातवाहनों की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियाँ हैं कारले का चैत्य, अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण एवं अमरावती कला का विकास। सतकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। नोट में देखते हैं कि सातवाहन राज्य ने उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। चेदी वंश राजवंश, इसकी जो है राजधानी कलिंग में है। कह रहा है कि अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी वंश का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से मिलती है। खरवेल इस वंश का एक प्रतापी राजा था। खरवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो देखते हैं कि भारत के यौन राज्य। भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम है हिंदू, यूनानी, शक, पल्लव और कुषाण। सेल्यूकस के द्वारा स्थापित पश्चिमी तथा मध्य एशिया के विशाल साम्राज्य को इसके उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम ने अक्षुण्ण बनाए रखा। एंटियोकस द्वितीय के शासनकाल में विद्रोह के फलस्वरूप उसके अनेक प्रांत स्वतंत्र हो गए। बैक्ट्रिया के विद्रोह का नेतृत्व डायोडोटस प्रथम ने किया था। बैक्ट्रिया पर डियोडोटस प्रथम के साथ इन राजाओं ने क्रमशः शासन किया। डियोडोटस द्वितीय, यूथिडेमस, डेमेट्रियस और मिनांडर और यूक्रेटाइडस, एंटीअल्किडस तथा हर्मिक्स। भारत पर सबसे पहले आक्रमण बैक्ट्रिया के शासक डेमेट्रियस ने किया। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत आक्रमण कर अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध के बहुत बड़े भाग पर अधिकार कर लिया। इसने साकल को अपनी राजधानी बनाई। इसे ही हिंदू यूनानी या बैक्ट्रियाई यूनानी कहा गया है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे अधिक विख्यात मिनांडर 165 से 145 ईसा पूर्व हुआ। इसकी राजधानी साकल आधुनिक सियोलकोट शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मिनांडर ने नागसेन नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। मिनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर एवं एक पुस्तक के रूप में संग्रहित है, जिसका नाम मिलंद पन्हो अर्थात मिलंद के प्रश्न या मिलंद प्रश्न। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिनके जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सिक्के किन किन राजाओं के हैं। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानी ने ही सोने के सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की प्राचीन कला
चलाई, जिसमें हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं। भारत में गंधार कला इसका उत्तम उदाहरण है। नोट देखते हैं कि यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन आरंभ कर भारतीय नाट्यकला के विकास में योगदान किया। चूंकि पर्दा यूनानियों की देन थी, इसलिए वह यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। शक शक कह रहा है, शक होता है हमारा। शक यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब राजधानी तक्षशिला, तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत में, पांचवी शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। प्रथम शक राजा मोह था। कौन है मोह? शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में भारत आए। कह रहा है कि 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। कह रहा है कि शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में पश्चिम भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफ़ी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। कह रहा है कि शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन थे 130 से 150 ईस्वी। गुजरात में बड़े भाग पर था। इसने कठिवाड़ा के शुष्क सुदर्शन झील मौर्यों द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। उसने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में रचित थे। भारत के शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। पारसियाई या पल्लव, ईरान बोलते हैं आज के पारसियाई के। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पारसियाई लोगों का आधिपत्य हुआ। सबसे प्रसिद्ध पारसियाई राजा गोंडोफर्निस था। इसी के शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आया था। नोट: पारसियाई लोगों का मूल स्थान ईरान था। कुषाण पे देख लेते हैं, नजर डालते हैं। एवं तोखरी भी कहलाते हैं। यूची नामक एक कबीला 5 कुलों में बट गया था और उन्हीं में एक कुल के थे कुषाण। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कड़फिसेस था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क था। इनकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी। कुषाणों की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। कनिष्क के 78 ईस्वी गद्दी पर बैठने के समय में एक समौन चलाया जो शक समौन कहलाता है, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। कह रहा है क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। नोट देखते हैं कि चीनी जनरल पिनचौगा ने कनिष्क को हराया था। आरंभिक कुषाण शासकों ने भारी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। नोट देखते हैं कि कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। कुषाणों ने उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। कनिष्क का राजवैद्य आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। महाविभास सूत्र के रचनाकार वसुमित्र है। इससे ही बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। कनिष्क के राजकवि अश्वघोष ने बौद्धों का रामायण बुद्धि चरित्र की रचना की। वसुमित्र, पार्श्व, नागार्जुन, महाचेत और संरक्ष की भी कनिष्क के दरबार की विभूति थे। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। इनकी पुस्तक माध्यमिक सूत्र, इसमें नागार्जुन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया है। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कुषाण वंश का अंतिम जो है शासक वासुदेव था। और नोट देखते हैं कि कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। यह उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली। गंधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। गंधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंधन था। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। और नोट देखते हैं कि रेशम बनाने का तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। मथुरा साटक नामक विशेष प्रकार के वस्त्र का निर्माण केंद्र था। और कुषाण काल में सबसे अधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। और इसी काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे।